नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए केमिस्ट्री में हमारा अध्याय 2 है द्रव्य, और द्रव्य यानी मैटर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग देखते हैं ये द्रव्य होता क्या है। यानी ये द्रव्य होता क्या है आपका। तो द्रव्य अब आपके मन में ये भावना आ जाए, आप ये सोचने लगो कि भाई ये कहीं द्रव की बात तो नहीं हो रही है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये द्रव नहीं है, ये द्रव्य यानी ये द्रव जो है ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्था का नाम है। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस, ये सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले भारतीय और यूनानियों, भारतीय यानी हम लोग भारतीय और जो यूनानी थे, यूनानी, इन दोनों लोगों का ये अनुमान था इन लोगों का कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इन लोगों का अनुमान था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, संसार है, विश्व है, ये केवल 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या कहा जाता है? छित जल पावक गगन समीरा। छित, आपको मैं लिख के बता दूं, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। यानी हम लोगों के यहाँ ये कहावत थी, ये कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, यानी सबसे पहले भारतीय और यूनानियों को इस बात का अनुमान था ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व क्या हैं? छित का अर्थ होता है आपका पृथ्वी, जल का अर्थ होता है, जल तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, पावक का अर्थ होता है अग्नि, और मेरे भाई गगन का अर्थ क्या होता है आपका? गगन का अर्थ होता है आकाश, और समीरा का अर्थ होता है समीर यानी हवा। यानी आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आज भी ऐसा कहा जाता है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि उसका शरीर आज 5 तत्वों में विलीन हो गया, अर्थात इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो गया है। तो मेरे भाई, लेकिन हम लोग जो द्रव्य पढ़ रहे हैं ये द्रव्य, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोगों के यहाँ नए नए खोज हुए तो पता चला कि ये जो ब्रह्मांड है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये विश्व 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो क्या है? तो वो मेरे भाई द्रव्य और ऊर्जा। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य आपका क्या है? द्रव्य में द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, वो सब आपका द्रव्य की श्रेणी में जाएगा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मेरे दोस्त एक प्रकार की अनुभूति है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। अब आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि प्रकाश है, आपको ऑप्शन दे देगा द्रव्य, ऊर्जा, और 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप किस पे टिक करोगे? तो प्रकाश क्या है मेरे भाई?
प्रकाश ऊर्जा है, क्योंकि देखो प्रकाश में क्या होता है, इसमें भार तो होता नहीं, तो इसलिए इसका केवल अनुभव हम लोग अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, एक प्रकार की अनुभूति है। तो इसलिए ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। इसको आप याद करेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब आपका देखो, अगर आपसे ये द्रव्य का आप लोग उदाहरण भी समझ लो, द्रव्य का उदाहरण क्या है मेरे भाई, जैसे आपका फूड हो गया यानी भोजन हो गया, ये सब जैसे जो आपके स्टोन हो गए, स्टार हो गए, यानी जो आपके पत्थर, जो भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास के, वो सारे चीज किस में आएंगे, द्रव्य में आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब एक चीज और नोट करें मेरे दोस्तों, एक चीज आप नोट करें, वायुमंडल में जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप लोग नोट करेंगे 78%। कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेरे भाई नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का परसेंट बताओ, तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है मेरे भाई, 21%। समझ गए, 21% आपका ऑक्सीजन पाई जाती है। और आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्त कि सबसे ज्यादा अक्रिय गैस, सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस मेरे दोस्त 0.093 ये आपकी क्या पाई जाती है, आर्गन गैस पाई जाती है। निष्क्रिय गैस अगर आपसे पूछ ले कि आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप आर्गन पे टिक करोगे। अब हम लोग अगले, अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग मेरे दोस्त पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बात कर लेते हैं कि पदार्थ हमारे जो हमारे आस पास में है वो किस अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, तो देखो मेरे भाई, पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पहले आप लोग विसरण पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण, विसरण क्या होता है, तो विसरण क्या होता है, जैसे मान लो मेरे भाई आपके पास कोई एक पदार्थ है और उसमें दूसरा कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई दूसरा पदार्थ है, इसका स्वतः मिक्स हो जाना, आप लोग स्वतः मिक्स हो जाना क्या कहलाता है मेरे भाई, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ के, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिक्स हो जाना आपका विसरण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण में नोट करोगे, जैसे मान लो आपका चीनी है और जल है, तो इन दोनों का जब स्वतः मिक्स हो जाना क्या कहलाता है मेरे भाई, विसरण कहलाता है। अब आप लोग ठोस के बारे में बात करोगे, ठोस। अब पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त, पहला ठोस, तो ठोस अवस्था, ठोस, ठोस की बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, सॉलिड, सॉलिड स्टेट यानी अवस्था। ये क्या होता है, तो ठोस के कण क्या होते हैं मेरे भाई, बहुत पास पास होते हैं। जैसे आपका मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है तो इसके जो कण होंगे वो बहुत पास पास होते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट
कि ठोस के जो कण होंगे वो बहुत क्या होंगे मेरे भाई, पास पास होंगे, पास पास होंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरे भाई ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है। ठोसों का क्या होता है, आकार और आयतन। ठोसों का आकार और आयतन, जैसे मान लो आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, मान लो आपके पास लकड़ी है, तो आप देखोगे कि उसका आयतन, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन और आकार आपके निश्चित होते हैं। ठोस क्या होंगे, ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। और इन पर अगर मान लो ठोस पर आप कोई बाह्य बल लगाते हो, यानी बाहर से कोई फोर्स लगाते हो, तो क्या होगा, ये टूट जाते हैं। ठोस पर बाह्य बल लगाने पर ये टूट जाते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या जाना कि ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरा हम लोगों ने जाना कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तीसरा हम लोगों ने जाना कि ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं और इन पर कोई बाह्य बल लगाने पर ये टूट जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं ठोस। ठोस के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए जैसे ठोस के कण हैं, तो ठोस के कण जहां हैं उसी अवस्था में रहते हैं। तो यानी इनके बीच जो कणों की गतिज ऊर्जा है, इनके कणों में जो गतिज ऊर्जा है, कणों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वो बहुत कम होती है। क्या होती है मेरे भाई, बहुत कम होती है। अब दूसरा आ जाता है हम लोगों का द्रव्य। द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठोस में आपका आता क्या है, अगर उदाहरण के तौर पर आप लिखना चाहो तो ठोस वस्तुएं जैसे हम अपने पास देखते हैं, लकड़ी, पत्थर, ईंट, जितनी भी चीजों को आप ठोस अवस्था में देखते हो वो सारी क्या हैं, ठोस अवस्था में। ये जो ठोस चीजें होती हैं इसी को हम कहते हैं क्या, इनकी अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। दूसरी आपका आ जाती है मेरे दोस्त द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। अब ध्रुव अवस्था में क्या आ जाए मेरे भाई, ध्रुव अवस्था में पहला आपका आ जाता है कि ध्रुव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। यानी देखो ध्रुव का क्या होता है मेरे भाई, ध्रुव का आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपने मान लो आपने वाटर को 1 लीटर पानी को लिया, तो वो क्या रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। अगर मान लो आप उसको किसी दूसरे बर्तन में रखोगे, तो वो जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका जो आयतन है यानी जो 1 लीटर है वो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा। आप उसको किसी भी बर्तन में रख देंगे। तो ये दूसरा पहला पॉइंट हमारा है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसमें क्या होती है मेरे दोस्त, इसमें अणुओं की जो गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है आपके ठोसों से ज्यादा, इसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों से ज्यादा होती है। द्रव के कणों के बीच में थोड़ा स्थान होता है। जैसे मान लो आपका इसी में कोई बर्तन है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है। द्रव का मतलब मान लो आपका कोई जल ही मान लेते हैं कि भरा हुआ है, तो इनके जो कण होंगे इनके बीच में क्या होगा मेरे भाई, खाली स्थान होगा। खाली स्थान आपका होता है। तो हम लोग कहते हैं कि द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में आपका खाली स्थान होता है। द्रव को आसानी से, द्रव क्या होता है मेरे भाई,
आसानी से बह सकता है। बहने का क्या मतलब है? बहने का मतलब जैसे मान लो किसी बर्तन में आपका द्रव भरा हुआ है, तो आप अगर इसको जमीन पर गिरा दोगे तो ये बहने लगेगा। क्या होगा? ये बहने लगेगा। तो ये द्रव क्या हो सकता है? आसानी से बह सकता है। लेकिन अगर आप ठोस वस्तुओं को ऐसे जमीन पर गिरा देते हो तो ये बहते नहीं हैं, ये अपने ही स्थान पर बने रहते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? एक और जान लीजिए कि जो द्रव होगा मेरे भाई, द्रव, मान लीजिए आपका द्रव किसी बर्तन में भरा गया, इस बर्तन में आपका द्रव भरा गया, तो ये जो बर्तन के चारों तरफ, यानी बर्तन के चारों तरफ जो दीवार है, यानी ये जो दीवार है बर्तन का, इस पर क्या होगा? समान दाब, एक समान दाब रहता है, समान दाब। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ठोस, द्रव, गैस वो कौन सा है जिसके, मान लीजिए जो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके दीवार पर चारों तरफ या दीवार पर समान दाब लगता है, तो आपका होगा द्रव। अगला हम लोग बात करें गैस। गैस क्या होता है मेरे भाई? गैस, तो गैस की अगर हम बात करें, गैस क्या होता है? तो देखो आप, गैस का आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होगा मेरे भाई? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। और गैसों के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें मेरे भाई, तो गैसों की जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। अब आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे कम किसकी होगी? तो सबसे कम होगी ठोस की, उससे ठोस से ज्यादा होगी द्रव की, और सबसे ज्यादा होगी आपकी गैस की। उसके बाद आपका आ जाता है कि गैस के अणुओं के बीच बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, यानी इनके बीच जो अणु हैं, जो इनके पदार्थ के अणु हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा खाली स्थान रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन में आपका गैस भरा गया, तो इनके जो अणु होंगे उनके अणुओं के बीच में खाली स्थान आपका सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किसके बीच के, कौन से अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है? ऑप्शन आपको मिल जाएगा ठोस, द्रव और गैस। तो आप गैस पे टिक करोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त एक और, इसमें विसरण सबसे तेज होता है। विसरण तो अभी हम आप लोगों को समझा ही चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। एक चौथी अवस्था है मेरे भाई, प्लाज्मा। एक चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। यह चौथी अवस्था है। तो ये आपकी क्या है? प्लाज्मा। अब ये चौथी अवस्था क्या है? अत्यधिक, या पदार्थ की चौथी अवस्था है अत्यधिक उच्च तापमान पर। मान लो अगर आप अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दो, तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन गैसों से मुक्त होकर, इलेक्ट्रॉन गैसों से मुक्त होकर, गैस से क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। और मुक्त होकर एक क्या होंगे? एक धन आयन बन जाएंगे। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गैस से मुक्त हो जाएंगे, गैस से चले जाएंगे
और धन आयन बन जाते हैं। गैस से मुक्त होके धन आयन बन जाते हैं। यही आपकी अवस्था क्या कहलाती है? ये अवस्था आपकी प्लाज्मा कहलाती है। और प्लाज्मा का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करते हैं। कहाँ करेंगे? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करते हैं। मेरे दोस्त, एक आपसे अब देखो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा 1897 में इसकी प्रकृति की जो खोज थी, इसके बारे में जो चर्चा थी, जो इसकी खोज थी प्रकृति की, वो किसने किया था? जे थॉमसन। प्रकृति की खोज की जे थॉमसन द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा किया गया। दोस्तों, अब हम लोग कल जो बात करेंगे, कल इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों का भी फायदा हो। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।